हम लोग इस वीडियोस में अभी आए हैं देखने के लिए कि ये लेक्चर्स बेसिकली हम उन चीज़ों किससे रिलेटेड आप लोग के लिए लेके आए हैं कि आप लोग को पता होगा जेईई मेन 2026 का फर्स्ट सेशन जो होता है जनवरी वाला सेशन वो चल रहा है कल से ही, है ना। तो जनवरी फर्स्ट सेशंस में जो कल गुड मॉर्निंग वाला सेशन था, तो सबसे पहले तो हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितना भी क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे नोट्स से और हमारे बच्चों जो ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं हमसे उन बच्चों के नोट्स से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हम अभी आपके सामने लेके आए हैं। 5 क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको देंगे। और देखिए आप इस मतलब जेईई मेन जो पहले एक नाम होता था वो भी आप बच्चों के अंदर आता था कि जेईई मेन इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि है क्या जेईई मेन का लेवल। जब बच्चे के नोट से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं तो जेईई मेन का लेवल आप समझ सकते हैं कि जेईई मेन किस लेवल तक आ गए। जेईई मेन कहीं ना कहीं जो लेवल उनका पहले था, जेईई मेन का जो लेवल पहले था वो लेवल अब नहीं रहा और लेवल लगातार वो अपना घटाते जा रहे हैं। तो खैर ये तो बात की बात है। हम लोग यहाँ आए हैं क्वेश्चंस लेके जेईई मेन 2026 सेशन 1 के फिजिक्स का जो 21 तारीख दैट इज कल जो हुआ था, बीता हुआ कल वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें से 5 क्वेश्चंस हम आप लोग के सामने लेके आए और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आप लोग के सामने देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है रोटेशन का। कौन सा क्वेश्चन है ये? चैप्टर है आपका RBD और टॉपिक है MOI दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2026 का मॉर्निंग शिफ्ट का। और ये क्वेश्चंस बच्चों के कॉपी में ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं उनके क्वेश्चन कॉपी से आप डायरेक्ट देखेंगे ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, या जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो पुराने बच्चे के कॉपी से भी आपको ये मैच कर जाएगा क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन था, इसमें लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग 2 आइडेंटिकल रॉड्स अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक रॉड ये और एक रॉड यहाँ है। दोनों रॉड का मास सेम है mm और लेंथ l और l। ये रॉड का जो भी सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम इसके अबाउट घूम रहा है। दैट इज ये एक्सिस इसका हो गया रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। और इसी एक्सिस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग पहले इसमें समझेंगे कि क्या अप्लाई होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है और देखने से आपको पता चल रहा होगा। यहां देख रहे हैं आप, रॉड है एक, रॉड का मास m लेंथ l, रॉड का मास m लेंथ l और ये इसके बाद घूम रहा है। तो इसके बाद घूम रहा है तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड केस पे आ जाते हैं कि अगर रॉड है ये और रॉड के इस एक्सिस, अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके बाद अगर मोमेंट, अगर इसका मास m है और लेंथ l, तो आपको पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि रॉड का जो स्टैंडर्ड एक्सिस, जो एज वाला एक्सिस होता है, सेंटर वाला एक्सिस होता है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो इस एक्सिस के बाद आपको पता होगा कि ये जो होता है वो होता है ml² by 3। जब यही एक्सिस शिफ्ट यहां कर जाते हैं, दैट इज रॉड है ये, मास m लेंथ l और सेंटर के अबाउट एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो वो होता है ml² by 12। ml² by 12। तो हम लोग को यहाँ पे इस एक्सिस का तो आपको पता चला ये है एक्सिस और इसका मतलब ये है रॉड और एक्सिस इसका ये। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का क्या होगा? ml² by 3। ml² by 3। अब ये रॉड तो कोई भी सेंट्रल एक्सिस या एज वाले एक्सिस का अबाउट नहीं है। अगर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो ना एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रहा है ना इसके एज से पास कर रहा है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई नेट अबाउट अगर हम कैलकुलेट करें आई नेट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम नाम दे देते हैं रॉड का। इस रॉड का नाम फर्स्ट, इस रॉड का नाम सेकेंड। तो इस आई अबाउट AOR अगर हम लिखेंगे तो वो होगा आई फर्स्ट प्लस आई सेकेंड। और वो आई फर्स्ट क्या देखिएगा, ये रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम रहा है तो इसके बाद ये हो गया
एल स्क्वायर बाय 3। अब I2 का बात देखिए, I2 क्या है? I2 में हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस के अबाउट बताना है तो हम वो एक एक्सिस लेंगे जो इस रॉड के सेंटर से पास करे। सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस हम यहां पे ज्यूम कर लेंगे और वो होगा ICOM, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप कैलकुलेट कर ले तो एक फॉर्मूला होता है md स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आई अबाउट दिस एक्सिस अगर हमें बताना होगा तो लिखना होगा ICOM प्लस md स्क्वायर। सारे टर्म का मीनिंग समझते हैं हम लोग पहले। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? ये जो रॉड इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो हमें इससे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। और एक यहाँ टर्म आया md स्क्वायर, वो m क्या है? जिस रॉड का आप सेंटर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास, और d क्या है? सेपरेशन बिटवीन जिस एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना है। ध्यान दीजिएगा, मास ml तो ये हो गया ml स्क्वायर बाय 3। बाबू देखोगे, ध्यान दोगे इधर, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट हम लिखेंगे ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर। मास कितना है इसका? m। d बोले तो क्या? जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है वो और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना है? l। तो ml स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका एलसीएम हो गया 12, 3 4 जा तो 4ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 12ml स्क्वायर। सही करें हम लोग कैलकुलेशन, 12 3 चौके तो 4ml स्क्वायर, 12 कम 12 तो ml स्क्वायर 1 ये 12 तो 12 4 16 17 ml स्क्वायर बाय 12। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए कितने शॉर्ट में ये क्वेश्चन आप बनाए हैं, और ये जेईई मेन 2026। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगेन रोटेशन से ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका किससे? रोटेशन से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया, बताना आपको क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे कि हम स्पेस बस इसलिए कम लिए हैं ताकि आप एग्जाम में भी इसी तरीके से अप्रोच करें और कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है A rod of mass m and length l। ये जो रॉड है ना जिसका मास है m और लेंथ क्या है? l। Attached to two ideal string, ये दो स्ट्रिंग आइडियल है। Find tension in left। इस वाले में आपको टेंशन पूछा जा रहा है कि टेंशन क्या होगा। जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग इज कट, जब आप इस स्ट्रिंग को काट दिए तब की बात कर रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे ही ये स्ट्रिंग कटा टेंशन क्या हो गया? 0। टेंशन 0। ये रॉड अब नीचे घूमेगा और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन आप क्या मानिएगा? अल्फा। क्या? अल्फा। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका वेट नीचे लगेगा और वो आप क्या लिखिएगा? mg। क्या लिखेंगे? mg। आपसे पूछा गया टेंशन, तो आप अब ये देख रहे होंगे कि इस कंप्लीट सिस्टम पे इधर तो कुछ लग नहीं रहा है, वो इधर फोर्स ऊपर लग रहा है वो है टेंशन, नीचे लग रहा है क्या? mg। तो आपको टेंशन का वैल्यू पूछा गया ना कि mg का और ना ही अल्फा का। बट हमें इसमें टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले अल्फा। क्या चाहिए? अल्फा। तो सबसे पहले आप हॉट टॉपिक इस चैप्टर में हॉट पॉइंट हो जाता है और वो क्या हो जाता है? टॉर्क रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या? I इंटू अल्फा। टॉर्क रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या? I इंटू अल्फा। तो टॉर्क हम पहले उस एक्सिस के अबाउट लिखना चाहेंगे ना जहां से हमारा ज्यादा से ज्यादा फोर्स कैंसल आउट हो रहा हो, या हम ये चाहेंगे कि वैसा हमारे पास एक्सिस आए जहां से वेरिएबल कम हो रहा हो। क्या कम हो रहा हो? वेरिएबल। तो हम एक्सिस यहीं ले लिए और इसी एक्सिस के अबाउट हमें क्या बताना है? टॉर्क रिजल्टेंट, और वो क्या है? I इंटू अल्फा। टॉर्क रिजल्टेंट में देखिएगा इसके अबाउट एक फोर्स है mg जिसका टॉर्क इसको कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। और ये वाला टेंशन तो बचा नहीं क्योंकि इसका टॉर्क बचा नहीं। क्यों? क्योंकि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 और जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है उसका टॉर्क क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो हम इसका लिख लेंगे mg इंटू
L/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल अगर L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा L/2 होगा क्या, ध्यान दीजिएगा mg L/2 बराबर I अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दिस रॉड क्या होगा ml²/3 इंटू क्या अल्फा। अब ध्यान दो इधर अल्फा जब सॉल्व करोगे m से m खत्म, l से एक l खत्म, तो यहां से अल्फा आपको नजर आ रहा होगा 3g/2l। 3g/2l क्या आंसर आ गया, नहीं अभी भी आंसर आपका नहीं आया है, अल्फा आया है। तो अल्फा से हम पहले ये एंगुलर एक्सेलरेशन है आपका और हम पता करना चाहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। क्या करना चाहेंगे पता, लीनियर। और वो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, a बराबर अल्फा इंटू क्या r। बाबू अल्फा कितना आया आपका 3g/2l इंटू r, ये डिस्टेंस कितना है और वो है कितना L/2। L से L कट गया तो आपको यहां पता चल रहा होगा a कितना आ गया 3g/4, 3g/4 ये क्या आया है a। अब ध्यान दो इधर इस पॉइंट को और इसको आप देखिए, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg और नीचे ही क्या है a। अब आपको पता है ना सिंस F बराबर क्या m इंटू a बराबर, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं फोर्स बराबर क्या माँ, ध्यान दोगे F नेट हम लिखते हैं तो नीचे का फोर्स mg माइनस ऊपर का फोर्स T बराबर मास क्या है m, a आप क्या लिखें 3g/4। जब आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा तो T इक्वल टू आ जाएगा mg बाय में क्या 4 और ये आपका क्या है आंसर, ये क्या है आपका आंसर। क्या आपको टेंशन कैलकुलेट करना था, टेंशन आ गया mg/4। अगला क्वेश्चन अगेन, तो ये दो इक्वेशन हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं और वो क्वेश्चन ये लेते हैं पहले, और ये आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज ओवरऑल बोले तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ना जो बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, बिहार बोर्ड के बच्चे क्लास में इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, जो आपको पता है वो जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए पहले। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोले तो क्या FO, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक। एंड आईपीस FE का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एंड ट्यूब लेंथ, तो ट्यूब लेंथ को आप किससे लिखते हैं L से, और वो L कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, कितना 26 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन देके आपको और हल्का, ये लाइन देके ऐड करके और हल्का कर दिया आपके क्वेश्चन को। और आपको यहाँ पे सिंपल ये ले लेना है कि D बराबर कितना 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या आपको फॉर्मूला पता नहीं है मैग्निफिकेशन का, इतना सस्ता सा फॉर्मूला, M बराबर L/FO इंटू D/FE। बाबू L कितना दिया हुआ है आपको 26 बटा FO कितना दिया हुआ है FO 1.25 इंटू D कितना है 25 अपॉन FE 5 सेंटीमीटर। जब सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो M का वैल्यू 104, M का वैल्यू कितना 104। अभी तक हम लोग कुल कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 1 2 3, और ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के हैं। फर्स्ट सेव 2026 तारीख 21। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन सर। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था आपका रोटेशन से, ये क्वेश्चन था रोटेशन से,
अब ये क्वेश्चन आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको फाइंड मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका वैल्यू आपको कितना आ गया, m का वैल्यू 104। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे प्रोपेगेट्स हुज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको पता चलेगा यार क्या लेवल है ये क्वेश्चन का। डायरेक्ट आंसर आप करेंगे इसको बिना सॉल्व किए हुए। ध्यान दीजिएगा, ये डाटा दे दिया ना कि आपको बेवकूफ बना रहा है ये और कुछ नहीं। वे प्रोपेगेट्स हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। आपको पता है एमडब्ल्यू में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इसके परपेंडिकुलर कौन ट्रैवल करते हैं, वो है EMW, जिसका स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है E, B और C, और C हम किसको लिख रहे हैं, EMW को। ठीक, वे प्रोपेगेट्स हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये दिया हो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे सस्ता क्वेश्चन हो सकता है क्या जेईई मेन में। ध्यान दीजिएगा इधर, क्या आप ये नहीं पढ़े हैं, हम इस डायरेक्शन को मान लिए x, ये ओवरऑल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ खेल रहा है मानसिक रूप से। हम 3 डायरेक्शन बना रहे हैं x, y, z। हम क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, बस हम आपको बता रहे हैं पहले थ्योरी कि क्या होता है एक्चुअली। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में दैट इज एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। किस प्लेन में, एक्स वाई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम किस प्लेन में ऑसिलेट करवा रहे हैं, एक्स जेड में। एक्स जेड हम डायग्राम आपको समझा रहे हैं पहले। ओवरऑल बोले ना तो ये क्वेश्चन है ही नहीं यार, ऐसा लेवल हो सकता है क्या जेईई मेन का। और ये आपकी कॉपी में डायग्राम होगा और यही चीज आपसे पूछा गया। देखिए तो यहां हम डायग्राम बना है कि इस वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, ई वेक्टर। जो इस वाले में प्लेन में है हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो है मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं EMW। कौन, EMW। तो देखिए आप यहां पता चल गया होगा डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, y डायरेक्शन में। किस में, y। और y का यूनिट वेक्टर क्या होता है, z क्या। क्या यहां z क्या आपको नजर आया, ठीक। अगला ओमेगा टी और माइनस kx, ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x बता रहा है कि x एक्सिस पे, और ये जो प्लस और माइनस अपोजिट साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट साइन रहे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ये इधर हो गया एक्स वाले में, तो क्या जानना है इसमें आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और उधर जा रहा है, नो डाउट उधर ही कौन ज्यादा होगा, EMW। तो बाकी डायरेक्शन क्या बच गया, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये कौन सा डायरेक्शन है, Z कैप, जिसको आंसर आप क्या करेंगे, टिक K कैप। अगर आपको फॉर्मूला से जाना है नो डाउट आप जा सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। और आप ये पढ़े होंगे कि E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है, C वेक्टर। E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या, C वेक्टर। आप यहां से कैलकुलेट करके अगेन आंसर लाइएगा, वो भी क्या होगा, ठीक है। तो आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपना, डायरेक्ट आंसर टिक कीजिए। ये डायग्राम देखिए, आपके कॉपी का ये डायग्राम है, यहां से आप टिक कर दिए वेक्टर E वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर क्या, C वेक्टर। अगला अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इन YDSC सेटअप किसका, YDSC। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके कॉपी का है, ये भी क्वेश्चन आपके कॉपी का, मे भी डाटा थोड़ा सा इधर उधर है बट है आपके कॉपी का। हर एक केस आपको हम समझा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इन अ YDSC सेटअप a slab of width t is inserted in front of one of slit. The interference pattern shift by 0.2 centimeter on the screen. If the refractive index of slab is 1.5, then t is n micrometer. n है कुछ वैल्यू, आपको ये पता है कि जेईई में अक्सर वो डायरेक्ट वैल्यू आपसे नहीं कैलकुलेट करवाते हैं,
वो वैल्यू कैलकुलेट करवा लेंगे, उसके बाद कोई एक इक्वेशन दे देंगे, अब आपको आपसे उस इक्वेशन का वैल्यू पूछा जाएगा, तो क्या आप इसमें घबराएंगे? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, पहले से आप तैयार हैं यार? ध्यान दो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है, समझिएगा। पहले YDSC, 2 स्लेट, यहां पे आपको पता है क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक। जब यहां एक स्लेट, इधर सोर्स, इसके बीच का गैप आप क्या मानते हैं, छोटका डी, इसके बीच का गैप आप क्या मानते हैं, बड़का डी। जब यहाँ इस स्लिट पे और इस स्लिट पे कुछ नहीं होता है, सिंपल रहता है, मीडियम एयर मीडियम, तो आपको पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यही बनेगा। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपके पास अभी। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नव आईडीएससी सेटअप अ स्लैब ऑफ विड्थ, एक स्लैब है जिसका विड्थ टी और किसी एक स्लिट के सामने आप रख दिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक स्लैब रखा और यहाँ पे स्लैब का थिकनेस क्या है आपके पास, टी। तो आप ये भी जानना है, जिधर हम स्लैब इंसर्ट करेंगे ना, वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाइन नहीं करेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा उसी तरफ। और वो शिफ्ट को आप क्या मानते थे क्लास में, वाई। क्या मानते थे, वाई। ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इनिशियल यहां था, ये इनिशियल यहां था, अब फाइनल यहां हो गया है CBF, कौन सा, फाइनल। और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y का वैल्यू गिवन, y बराबर क्या दिया हुआ है, 0.2, शायद 0.2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं ना, 0.2 इंटू 10 का पावर, मीटर में अगर हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -2 मीटर, खत्म कहानी। 0.2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। अब आपको बताना क्या है वो पहले देख लीजिए, ठीक। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इस y का जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, टी स्लैब का थिकनेस था, शिफ्ट आपको दिया हुआ है y बराबर वो है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। 0.2 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है, मीटर में बदलिए, डिवाइड करके 10 का पावर -2 से आगे। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू का वैल्यू 1.5, देन T is ओवरऑल क्या, थिकनेस। व्हाट इज थिकनेस, वैल्यू ऑफ थिकनेस। क्या करेंगे आप, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, शिफ्ट का फॉर्मूला, और शिफ्ट को आप लिखते हैं किससे, y से। और वो क्या होता है, क्या बताना है, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है dt बाई d इंटू म्यू -1, dt बाई d इंटू म्यू -1। सारा वैल्यू आपको पता है, क्या आप थिकनेस नहीं बता सकते हैं यार। थिकनेस में क्या है देखिए, y का वैल्यू क्या था, 0.2 इंटू, खेल कहां रहा है वो भी हम बता दे रहे हैं, ये माइक्रोमीटर में बताना है, किसमें, माइक्रोमीटर। 0.2 अप्लाई कीजिए इंटू 10 का पावर -2 बराबर, बड़का डी कितना है, 50 गुने 10 का पावर -9 बट्टा, छोटका डी कितना है, 10 का पावर -3, ध्यान दीजिएगा, इंटू टी इंटू म्यू कितना आपको दिया हुआ है, 1.5 -1। क्या करेंगे सॉल्व करके इसको, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, हम कोई बात नहीं, 0.2 इंटू 10 का पावर -2, ये इधर आएगा 10 का पावर -3 बराबर 50 गुने 10 का पावर -2 को भी हम इधर ले आ रहे हैं। तो यहां आप लिख दीजिए इसको, इस 50 को पहले 50 गुने 10 का पावर -2, ठीक। तो ये हो गया खत्म। यहां से आप यहां लिखिए टी, 1.5 में से 1.5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0.5 इंटू 0.5, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए आप यहां से, ऊपर में क्या हो गया देखिए, डेसिमल उड़ा लें हम यहाँ, ठीक है,
यहाँ डेसिमल उड़ाएं, खेल खत्म। ये क्या हो गया 2/5। आगे 2 है इधर और ऊपर में क्या है 2 गुने 10 का पावर -5/50 का 5 से गुना करेंगे तो 50 का ये क्या हो गया 250 गुने 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 बराबर क्या 3। अब 3 का वैल्यू यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं आगे। हाँ बताइए, ये था क्वेश्चन सारा जेईई मेन का, जो 5 क्वेश्चन हम अभी आपके सामने लेके आए हैं। और इस 5 क्वेश्चन में 2 हमने लेके आया जो रोटेशन से था, एक क्वेश्चन हम लोग EMW से ले लिए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये आ गया वेव ऑप्टिक्स का आपका। ठीक, तो इन 5 क्वेश्चंस में लेवल देखिए कि क्या है क्वेश्चन। और ये 5 क्वेश्चन वो है ना कि जो बच्चे के ऑफलाइन बच्चे के नोट्स में है। ठीक, तो आगे के सेशन में हम फिर मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ लेके आ रहे हैं। ये 21 वाले का ही, मतलब 21 जनवरी का ही 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। तो 5 क्वेश्चन स्पेस के कारण हम लोग यहाँ ओवरऑल एनालिसिस हम लोग कर रहे थे जेईई 26 में 5 क्वेश्चंस लेके आए हम लोग। और इस 5 क्वेश्चंस में हम लोग, अच्छा ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर क्या, तो हम डायरेक्ट आपके पास आंसर इसका लिख रहे हैं ना। तो इसका आंसर होगा, एक मिनट, क्वेश्चंस था आपका ठीक, तो ये आता है लगभग 8 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, ये आंसर आपका। ठीक, तो अगले सेशन में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मैडम रिक्वेस्ट नहीं, मतलब होता है ना अच्छा नहीं लगा था बोलने में, बट बोल रहे हैं अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे, आपको सही लगे कि सही कंटेंट हमें मिल रहा है, सर हमें सही गाइड कर रहे हैं, सही तरीके से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जो भी वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस आए वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप जल्दी से उसको देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।